हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग। आई एम द फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस कोडा। ठीक है, तो आज हम, जैसा कि आप जानते हो कि हमने मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज चालू कर रखी है। इसमें मैथमेटिकल टूल्स के डिफरेंट लेक्चर्स आपने एक एक करके देखें। तो आज इसी सीरीज का थर्ड लेक्चर हम लेके आए हैं, जिसमें हम बेसिक अलजेब्रा के बारे में आपको बताएंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार अलजेब्रा होता क्या है। ठीक है, तो अलजेब्रा का मतलब है बेसिकली कोई भी टाइप ऑफ मैथ जिसमें लेटर्स और सिंबल्स का यूज हो रहा है। ठीक है, आपने बहुत सारे टाइप्स आपने सुने होंगे, जैसे 2a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, या आप कह सकते हो a इक्वल टू बी। ठीक है, ये सब क्या है, ये अलजेब्रिक रिलेशंस है। यानी जहां पर भी आपको ए बी एक्स वाई जेड, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स का आप यूज करने वाले हो, ठीक है, वो सब क्या है अलजेब्रा के अंदर हम पढ़ते हैं। अब अलजेब्रा के अंदर हम डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस पढ़ते हैं, जिसमें पहली आती है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वेरिएबल्स को हम एक्स वाई जेड के से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट्स को ए बी सी इस तरह के सिंबल से यूज करते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसके अंदर वेरिएबल, यानी कोई भी एक वेरिएबल है, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम हो सकती है, मतलब तो वो वेरिएबल इक्वेशन में आपके, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, या आप 2x, इससे आप क्या निकालोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3, और 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 3 इधर आया माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, तो माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इन सारी इक्वेशन में अगर हम देखें तो x की एक जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो उसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को सोल्व करने का क्या मतलब है, इक्वेशन का सोल्व करने का मतलब है कि जो उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कि इक्वेशन सोल्व करना। ठीक है, तो इक्वेशन सोल्व करने का मतलब है जो भी उसमें वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू निकालना है। इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कोई भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि हमने लिया कि x प्लस वाई 4x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपन ने लिया, तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, इसमें दो वेरिएबल आ गए, x और y। अब दो वेरिएबल आ गए तो इसको सोल्व करने का मतलब है मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, पर दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो यानी कि मुझे इसे सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन चाहिए। तो एक और इक्वेशन हम ले लेते हैं, सपोज करो x प्लस 4y इक्वल टू -26। ठीक है, तो अगर मैं ले लेता हूं x प्लस 4y इक्वल टू -26, ये डेटा मैंने इस तरह से लिए हैं ताकि x y वैसे कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकालने के हिसाब से हमने एक इक्वेशन बना दी, 4x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस 4y इक्वल टू -26। अब इसको सोल्व करना है, कैसे करेंगे, ठीक है, आप पोज करके इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें, x और y की क्या वैल्यू आएंगे। ठीक है, हम इसको सोल्व करते हैं आगे, तो इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करें, तो सीधी सी बात है, इन दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, ध्यान रखना जितने वेरिएबल अननोन है उतनी इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ताकि आप आराम से उसे सोल्व कर सको। अब इस केस में यहां पर दो इक्वेशन है और दो अननोन है, यानी सोल्व तो हो सकता है। अब सोल्व हो सकता है तो कैसे करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें, क्या तो y को हटाएं या x को हटाएं। ठीक है, एक इक्वेशन का यूज करके दूसरे में हटाए। ठीक है, या किसी तरह से y या x में से एक वेरिएबल को पहले हटाना पड़ेगा, तब दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। अब ध्यान से देखें तो इसमें कुछ अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे यहां y आ रहा है, यहां 4y आ रहा है। ठीक है, तो ये y हटाना मेरा टारगेट है, सपोज करो। तो y को हटाने के लिए मैं क्या करूं, तो मैं इस y को सपोज करो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर भी क्या मिल जाएगा 4y,
और फिर इसमें से इसको घटा दूं तो 4y से 4y घट जाएगा। ठीक है, यही तरीका हो सकता है कि मैं y को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, और फिर इसमें से इसको घटा देता हूं। या आप दूसरा तरीका ये कह सकते हो भाई इसमें डिवाइडेड बाई 4 कर दो सर, ठीक है, फिर 1 में से 2 को घटा दो। दोनों में कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो गया। तो हम इक्वेशन 1 को, अब ऐसे मेरी मर्जी का काम तो नहीं है कि केवल y को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन पे आप कुछ भी कर सकते हो भाई। पूरी इक्वेशन में आप एडिशन कर सकते हो, दोनों साइड में सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो। तो इक्वेशन में इक्वल टू के दोनों साइड पे आप सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो यहां पर भी मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो जैसे अपन जानते हैं कि 2 इक्वल टू 2 है, कोई भी मैंने कांस्टेंट ले लिया, अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा, बराबर आएगा। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई भी एक इक्वेशन है तो उसके अंदर आप कोई भी एक ऑपरेशन दोनों साइड में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, तो मिलेगा मुझे 4 4 जा 16x, क्योंकि पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है। 4 को y से किया तो प्लस का 4y, और इक्वल टू 4 को 1 से किया तो 4। ठीक है, इसको कुछ भी अलग नाम दे देता हूं मैं, इक्वेशन 3 नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो इसमें भी 4y आ रहा है, इसमें भी 4y आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं 4y को हटाना चाहता हूं तो क्या करूं बताओ, इस इक्वेशन में से इसको घटा दूं। ठीक है, तो अगर मैं 1 इंटू 4 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर माइनस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 26। ये इक्वेशन 2 दोबारा लिख दी मैंने। ठीक है, अब मुझे माइनस करना है, माइनस करना है तो इसका मतलब ये हुआ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगर इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 16x माइनस x कितना हो गया, 15x, 4y से 4y शहीद हो जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है 4y से 4y शहीद करने के लिए तो अपन ने सारी कहानी चली। ठीक है, तो 15x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 26। ठीक है, तो ये आ गया 30। इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30/15 यानी कि 2। ठीक है, जो भी चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो रही है। इधर प्लस होगा तो उधर आके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके 2, x की वैल्यू आ गई, यानी एक वेरिएबल सोल्व हो गया। एक वेरिएबल सोल्व हो गया तो दूसरा तो अब हम किसी भी एक इक्वेशन में से सोल्व कर सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूं, ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो, इसमें x की वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय x की जगह क्या रख दोगे, 2 प्लस y इक्वल टू 1। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 8 प्लस वाई इक्वल टू 1। अब मुझे y निकालना है। ठीक है, इधर एडिशन हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो y इक्वल टू जाएगा 1 माइनस 8 यानी कि माइनस का 7। ठीक है, तो y इक्वल टू आपके आ गया माइनस का 7। अब ये जो x और y की वैल्यू आई है इसका क्या मतलब है, ठीक है, x और y की जो वैल्यू आई है वो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन होने का मतलब ये कि ये जो x और y की वैल्यू है ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, जो भी आपने x और y की वैल्यू निकाली है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट आया है जो इन दोनों इक्वेशन पे लाई करेगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन पे लाई करेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू सपोज यहां पर रख देता हूं 2, तो 4 इंटू 2 8 और y की वैल्यू -7, 8 - 7, ठीक है 1 आ गया। वो तो आना ही था, इसी से तो मैंने निकाला है। ठीक है, दूसरे में भी चेक करके देख लो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -7, तो 4 इंटू -7 कितना हो गया, माइनस का 28। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2 माइनस का 28। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस का 26। तो यानी कि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो x और y का मतलब समझे अपन, x और y की वैल्यू निकालने का क्या मतलब है कि ये दो वेरिएबल जो है इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी दीज आर द कॉमन पॉइंट्स जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब क्लियर है अपन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्लियर है कि क्या अपन सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करके क्या निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती बात इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये भी कभी कभी फिजिक्स में अपने वो काफी यूज होता है। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है, पैराबोला जो है वो एक तरह का कर्व है। ठीक है, जो कर्व अलग अलग डायरेक्शन में खुलता है। तो हमारे को मेनली चार तरह की इक्वेशंस अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। के कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी। ठीक है, तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यहां पर k को मैंने पॉजिटिव कांस्टेंट लिया है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इसका मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का मुझे ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाए। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, एक तरफ मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक तरफ मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब क्या करें, ठीक है, सोच के देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो y कितना आएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 डालने पर y 0, यानी ये वाला पॉइंट हमारा एक पॉइंट तो आएगा। ठीक है, जहां पर 0,0 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अब x की कोई भी पॉजिटिव नंबर डालो, +1 +2 +3 कोई भी नंबर डालो, तो +1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, +2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। ठीक है, तो मतलब x की कोई भी पॉजिटिव डालोगे वैल्यू, तो y की वैल्यू भी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पर x की वैल्यू नेगेटिव डालू तो, अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव डालूंगा तो ये माइनस का स्क्वायर होके ये भी प्लस हो जाएगा। यानी x की वैल्यू पॉजिटिव डाला तब भी y पॉजिटिव आ रहा है, x की वैल्यू माइनस डालो तब भी y पॉजिटिव आ रहा है, और x जैसे जैसे x बढ़ रहा है y बढ़ता चला जा रहा है, वो भी स्क्वायर फॉर्म में। यानी कि ये जो ग्राफ है वो पॉजिटिव y की तरफ खुलता हुआ पैराबोला आएगा, पॉजिटिव y की तरफ खुलता हुआ पैराबोला, क्योंकि x की वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, y हमेशा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कहेंगे कि y पॉजिटिव की तरफ खुलता हुआ पैराबोला आएगा। ठीक है, अब देखें और इसका कंपैरिजन करते हैं किसी और इक्वेशन से। सपोज करो मैंने लिया y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, के अपन यहां कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट ही ले रहे हैं। ठीक है, तो y प्रोपोर्शनल टू हो गया क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, y प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसमें y और x का कर्व बना के देखो कैसा आएगा, बताओ। देखिए अपना सही बनता है या नहीं, वैल्यू डाल के देखो, x इक्वल टू 0 डालो पहले, तो y कितना आ रहा है, 0। x इक्वल टू 0 डालने पर y भी 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 वाली लाइन को टच करेगा 0,0 से। x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तब भी y नेगेटिव आएगा, क्योंकि +1 डालते हैं, देखो 1 का स्क्वायर 1, तो ये -1 आ जाएगा y। 2 डाल के देखो, 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस का 4 आ गया। तो यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर x की वैल्यू हम नेगेटिव डालेंगे तो सपोज -1 डाल के देख लो, -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1, और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो इसका मतलब y बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू चाहे प्लस डालो चाहे माइनस डालो, y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पर y हमेशा नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव y की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बन जाएगा। तो ये नेगेटिव y की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बन गया। क्लियर है। ठीक है, और देखते हैं और किस तरह से हो सकता है। जरूरी थोड़ी मैं y x की पावर ही 2 लूं, ठीक है, y की पावर भी तो 2 लेके देखें। ठीक है, तो थर्ड में अपन ले लेते हैं, सपोज x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, x इक्वल टू के वाई स्क्वायर मतलब क्या हो गया, x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। अब की बार क्या होगा सोचो, अब y की वैल्यू डाल के देख लो, y की वैल्यू प्लस रखो माइनस रखो, x हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो x हमेशा पॉजिटिव है, y प्लस और माइनस चल रहा है। आपकी बार यहां देखो x प्लस और माइनस चल रहा था, y पॉजिटिव था, इसमें y प्लस और माइनस चलेगा, x पॉजिटिव आएगा, तो किधर की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बनेगा सोचो। ठीक है, y तो प्लस और माइनस में, यहां पर x और प्लस माइनस में था, यहां y प्लस और माइनस में होगा, लेकिन यहां y हमेशा पॉजिटिव था, यहां x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो y जो पॉजिटिव था उसकी तरफ खुलता हुआ पैराबोला बन रहा था। ठीक है, तो यहां x की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बनेगा, यानी कि ग्राफ कैसा बना, y की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में चलेगी, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि
तो यानी प्लस एक्स की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बन गया। और देखते हैं, अगर मैं x इक्वल टू क्या बचा, माइनस के वाई स्क्वायर, अब तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। y की वैल्यू प्लस रखो माइनस रखो, x हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। y की वैल्यू प्लस रखो कि चाहे माइनस रखो, x हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। तो किधर की तरफ खुलता हुआ पैराबोला आएगा, x हमेशा नेगेटिव है, y प्लस और माइनस यानी ऊपर नीचे है, तो यानी कि माइनस एक्स की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बन गया। ये y, ये x, प्लस एक्स इधर होगा तो माइनस एक्स इधर होगा। तो क्लियर हुआ, ठीक है। ये चार तरह के पैराबोला, अलग अलग के कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या इनफैक्ट डेसिमल में भी हो सकता है, लेकिन ये चार कंडीशंस अपने बनेंगी और इन चारों तरह का पैराबोला की जो ग्राफ है वो हमें क्लियर होना चाहिए। जरूरी नहीं है पैराबोला हमेशा इस तरह से पूरा ही मिले, ठीक है, हो सकता है इसका एक पार्ट मिल जाए, इसका एक पार्ट मिल जाए, ठीक है। ये तो पूरा ग्राफ है, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है दोनों साइड में, ठीक है। आपको इसका एक कोई भी पार्ट भी बनाना पड़ सकता है या किसी ऑप्शन में मिल सकता है, पर किस तरह ये इक्वेशन हमें समझ में आनी चाहिए कि इस इक्वेशन का ग्राफ किस तरह का बनेगा, ठीक है, वो चाहे पार्ट में बने चाहे फुल बने, ठीक है। तो हमें इक्वेशन और उससे रिलेटेड ग्राफ क्लियर होना चाहिए कि ये इक्वेशन है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक बार इसको क्वेश्चन लिख के और दोबारा से प्रैक्टिस करके देख लेना कि आप क्या इसको समझ पा रहे हो, आप क्या सही डायग्राम बना पा रहे हो, ठीक है। चारों इक्वेशन एक पेपर पे लिख लेना और फिर चारों के ग्राफ अलग अलग बनाना। जरूरी नहीं आप सीक्वेंस में लिखो, थर्ड वाले को पहले लिख लो, सेकंड वाले को बाद में लिख दो और एक क्वेश्चन पेपर बना लो, ठीक है। एक पेज पे क्वेश्चन लिख दो चारों और फिर उसके बाद उनके ग्राफ खुद सोच के बनाओ कि कैसे ग्राफ बने थे, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो अलजेब्रा टर्म है जो हमारे बार बार यूज होने वाली है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी फिजिक्स में बहुत काम आने वाली है आपके, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जैसे अपन ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में हमने क्या कहा था कि भाई जो भी वेरिएबल इक्वेशन में प्रेजेंट होने वाले हैं उनकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है। अगर जितने भी वेरिएबल आप इक्वेशन में यूज करने वाले हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 है तो हम कहेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है। यहां पर उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2, यानी 1 पावर भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो उस केस में हम कहेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। ऐसा नहीं एक्स क्यूब एक्स 4 कुछ आ जाए, ठीक है, मैक्सिमम पावर उसकी 2 होनी चाहिए तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसका जो जनरलाइज इक्वेशन एग्जांपल होता है, यानी हमने कोई भी कांस्टेंट 3 मान लिया, ए बी और सी, ठीक है, कांस्टेंट्स को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो और वेरिएबल माना एक्स, ठीक है। तो जो जनरलाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, प्लस में, माइनस में, डेसिमल में, कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जनरलाइज इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस जनरलाइज इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, अलग अलग मेथड्स आप सीखोगे, फैक्टर मेथड वगैरह, ठीक है। अपन एक सिंपल सॉल्यूशन, एक ऐसा मेथड लेकर जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड कुछ जगह पर तो एप्लीकेबल हो जाएगा, कुछ जगह फैक्टर्स पॉइंट्स में बनेंगे, कहां से ढूंढोगे, ठीक है। तो आपको सिंपल बात है, ऐसा मेथड ढूंढना है जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाए, तो वो इसका एक जनरलाइज सॉल्यूशन, यानी ये एक जनरलाइज इक्वेशन है और इसका जनरलाइज सॉल्यूशन, वो जनरलाइज सॉल्यूशन मतलब क्या, इसमें वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल कौन है इसके अंदर, एक्स, तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की। तो इसका जनरलाइज सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे हम श्रीधराचार्य थ्योरम भी कहते हैं या जनरलाइज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ठीक है। ये इसका जनरलाइज सॉल्यूशन हो गया, ए बी सी प्लस माइनस जो भी हो सब इसके अंदर रख सकते हो और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, चाहे प्लस में आए, चाहे माइनस में आए, चाहे डेसिमल में आए, ठीक है, चाहे इंटीजर में आए, ठीक है। तो
x की जनरलाइज वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, जो हम इसमें लगा सकते हैं, जैसे सम ऑफ रूट्स। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 पावर है, x की 2 पावर है यानी x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, तो यहां पर भी देखो ध्यान से, प्लस रखने पर एक वैल्यू निकल के आएगी, माइनस रखने पर दूसरी वैल्यू निकल के आएगी, यानी x की 2 वैल्यू निकलनी चाहिए और इस इक्वेशन से 2 वैल्यू निकल भी रही है। एक बार प्लस ले लेना, यानी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 है, ये एक वैल्यू हो गई। फिर x के एक माइनस ले लेना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी x2 भी बोल सकते हो आप उसको, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये सेकेंड रूट आ गया, या ये कह सकते हैं सेकंड वैल्यू ऑफ x आ गई। तो x की 2 वैल्यूज निकल आएगी, जिसको हम x1 प्लस x1 और x2 दो बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिक है इसके अंदर, अगर मैं x1 प्लस x2 करूं यानी दोनों वैल्यूज को सम करूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, आप एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, उसको सम करोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, इधर केवल माइनस भी बचेगा और इधर केवल 2 बचेगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि दोनों ऐड कर रहे हो, करके देखें। ठीक है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 करते हैं, x1 क्या आएगा बोलो, x1 होगा, एक बार प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 है, ये तो हो गया x1 की वैल्यू, राइट। ठीक है, फिर प्लस x2 करते हैं, x2 कितना होगा, तो यहां प्लस की जगह माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 है। ठीक है, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, सोचो सोचो। ठीक है भाई, 2a जो है वो दोनों के नीचे आएगा, ठीक है, इसके नीचे आएगा तो आएगा माइनस बी बाई 2a। ठीक है, प्लस इसके नीचे आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। 2a को मैंने इसके भी नीचे लिख दिया, बीच वाला प्लस लगाया, फिर इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, प्लस, ठीक है, मैं वो डिटेल में सॉल्यूशन कर रहा हूं ताकि सबको क्लियर हो। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सब चीजें डायरेक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट ये चीजें कटेंगे आपके। ठीक है, लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल डिटेल में सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको इधर लिया तो ये आ जाएगा प्लस इंटू माइनस, क्या हो गया, माइनस। ठीक है, तो डायरेक्टली माइनस लिख दूं यहां पर, चलो, प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस का b बाई 2a हो गया, फिर माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, और इसको इसके नीचे लिखेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, राइट। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, ये है प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और ये है माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो क्या ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या, माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू 2b बाई 2a। ठीक है भाई, आप बोलो वन पेन एंड वन पेन कितना हो गया, 2 पेन, तो माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, तो क्या हो गया, 2 इंटू माइनस बी बाई 2a। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2b बाई 2a। ठीक है, फिर से 2 से 2 शहीद हो गया, तो ये आया माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई ए। ठीक है, आप सोल्व करके आराम से निकाल सकते हो। x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 करोगे इसी तरह से, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उस केस में बचेगा c बाई ए, बाकी सारी चीजें कट जाएगी। तो इस तरह से हम, है ना, ये चीजें केवल शॉर्ट ट्रिक के लिए काम आएगी, हालांकि फिजिक्स में अपने यहां से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बस याद होनी ही चाहिए किसी भी हालत में, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस इक्वेशन से अपना काम हो गया सारा। ठीक है, अब सोचिए ध्यान से, तो अगर मैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात कर रहा हूं, ओके, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व करें तो दो कंडीशन बन सकती है, या तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या ये नेगेटिव आएगी, और जीरो भी आ सकता है। जीरो हो तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, अगर ये जीरो आ गया तो यहां पर प्लस माइनस जीरो करने का मतलब है कि ए की वैल्यू आएगी, यानी एक्स की दोनों वैल्यू सिमिलर आ गई। हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे तो दो ही, लेकिन दोनों वैल्यू सेम आ गई, यानी कि अगर मान लो इसकी वैल्यू सपोज माइनस बी बाई 2a की वैल्यू 2 आती है, तो 2 प्लस माइनस जीरो, 2 प्लस माइनस जीरो, तो 2 लिख देंगे, यानी हमारे पास दो वैल्यूज है लेकिन दोनों सिमिलर वैल्यूज है। ठीक है, तो x की दोनों वैल्यू सिमिलर हो जाएगी। लेकिन बाकी की दो कंडीशन का क्या, एक कंडीशन है कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, कि भाई ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है।
अब अंडर रूट के अंदर वाली पॉजिटिव है तो उस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास ये मान लो सपोज करो कि 2 3 कुछ भी आ गया, तो इसके अंदर एक बार +2 करूंगा, एक बार -2 करूंगा, दो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रियल रूट्स है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपको रियल रूट्स मिल रहे हैं, जो भी वैल्यू आ रही है x की, दो रियल नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो क्या भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब ये नेगेटिव आ गया। अब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो हमने सॉल्व ही नहीं किया कभी। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेजिनरी नंबर। जब आप मैथ्स में आगे पढ़ोगे तो वो आयोटा के नाम से जाना जाता है, फिजिक्स में अपने ज्यादा काम का नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी जो इसके रूट्स है वो इमेजिनरी नंबर आने वाले हैं। ठीक है, हमारे लिए मेनली रियल रूट्स हमारे काम में ज्यादा आएंगे, इमेजिनरी नंबर हमारे काम में नहीं आने वाले। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है अपन को क्वाड्रेटिक रूट्स में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल रूट्स यानी 2 3 4 कुछ भी आएगा। इमेजिनरी रूट्स को का मतलब है आयोटा में वैल्यू आती है, यानी हमारे लिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट्स। अंडर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मतलब इमेजिनरी रूट्स यानी इमेजिनरी नंबर आने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने दो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को अपन ट्राई करें। एक बार स्क्रीन को पॉज करें और इसको ट्राई करने की कोशिश करें। ओके, तो मेरे ख्याल से आपने अब तक ट्राई कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, ए पार्ट। ए पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने। रूट्स फाइंड आउट करने का मतलब है कि अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट करूं तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगी। ठीक है, अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट करूं यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 में पुट करूं तो x की क्या वैल्यू आएगी। अब हम इसे कैसे सोल्व करें? इसको सोल्व करने के लिए हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ओके, प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपका ये इक्वेशन तो फिक्स है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन से, यानी जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उससे कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ए की जगह यहां क्या आ रहा है? 1। अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं है तो हम 1 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। 2 इंटू 1 भी 1 2 ही होता है, 3 इंटू 1 भी 3 होता है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई को आप कर ही सकते हो। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं यानी a की जगह क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरह से देखो x की जगह x है, b की जगह क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। c की जगह क्या आ रहा है? तो c की जगह आ रहा है 3। जो भी वैल्यू आ रही है विद साइन आपने यहां पर रख दी। ऐसा भी हो सकता है कि +3 होता ही नहीं या 4x होता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 0 इंटू एक्स तो लिख ही सकता हूं। अगर 4x नहीं होता तो मैं 0 इंटू एक्स लिख देता, क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 होता है और 0 को तो ऐड कर ही सकता हूं मैं किसी में भी। तो उस केस में b की वैल्यू 0 आ जाती, या 3 नहीं होता तो c की वैल्यू 0 आ जाती है ना। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाल दी। अब हमारा सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब क्या? x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसकी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अपन ने पढ़ा। क्या था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ओके, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अब जो जो वैल्यू आपने कंपैरिजन के थ्रू फाइंड आउट करी है वो सारी इसके अंदर डाल दो। तो क्या आएगा? माइनस ऑफ बी, बी की जगह क्या आ रहा है? -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस एज इट इज जैसा ये लिख रहा था 4a। a कितना है भाई साहब? 1, तो 1 रख दिया। c कितना है? 3 रख दिया। होल अपॉन
2 मल्टीप्लाइड बाई a यानी 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा बोलो। डायरेक्ट, थोड़ा सा डायरेक्ट भी धीरे धीरे सीखना है अपने को, अब डायरेक्ट भी करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। -4 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 16, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो प्लस का 16, 4 3 जा 12, 16 माइनस 12 कितना हो गया भाई, 16 माइनस 12 4, 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2, तो यहां पर प्लस माइनस तो पहले ही लग रहा है, तो 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2 यानी कि क्या हो गया, 2 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो तो 4/2 यानी 2 प्लस माइनस 1। तो दो आंसर आ गए, एक 2 प्लस 1 और एक 2 माइनस 1। 2 प्लस 1 मतलब क्या हो गया 3,1। तो 3,1 दो आंसर आपके आ गए। चेक करें अपने आंसर सही है या नहीं है, चेक करें। चलो ओके, अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड पार्ट देखो, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसको सॉल्व करें, क्या आएगा बताओ। तो देखो इसको पहले हमने क्या कहा था, सॉल्यूशन करने के लिए जो भी फंक्शन है उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अपन कैसे करें, क्या करें, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। अब क्या करें, कंपैरिजन। a की जगह क्या आ रहा है सोचो, a की जगह एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, a की जगह 1, b की जगह बोलो 3, c की जगह देखो, c की जगह -4। ओके, अब क्या करें, x की वैल्यू इक्वेशन क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, याद होनी चाहिए ये पूरी तरह, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। वैल्यू डाल दू सीधा, अंडर माइनस ऑफ बी, बी की जगह क्या हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 4, देखने को गलती नहीं हो, अपॉन 2a, a की जगह 1। ओके, अब क्या करें, -3 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा सोचो, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 25 का अंडर रूट 5, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 2। क्या क्या होंगे सोचो, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, प्लस लेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5 माइनस का 3 कितना हो गया 2, 2/2 कितना हो गया 1, तो एक आंसर आ गया भाई 1। दूसरा क्या आएगा, माइनस का 5 -5 माइनस 3 कितना हो गया -8, -8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया -4। क्या बात समझ में आई। तो x के दो रूट क्या क्या है, यानी दो वैल्यू क्या क्या है 1, -4। रूट का मतलब क्या होता है, वापस रिवाइज करो, रूट का मतलब क्या है कि x की ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी ये वैल्यू आप यहां डालोगे तो 0 आएगा। कैसे आएगा देखो, करके देख लो, 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 3 1 जा 3 -4। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस 1 4, 4 -4 0, खत्म। ठीक है, -4 रखोगे तो भी ऐसा ही होगा, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस का 16 होगा माइनस का स्क्वायर, -4 3 जा कितना हो गया 12, -4, अब सोल्व करो इसको कितना आया, -4 -12 -16, 16 -16 0। क्लियर है, तो यानी रूट का मतलब क्या है, ये वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, चलो आराम से पोज करके चेक करें, अगर किसी का आंसर नहीं आया तो कहां गड़बड़ है और आगे सॉल्व करें। अब देखो नेक्स्ट आता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ पैराबोलिक नेचर। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक नेचर का होता है। क्यों होता है पैराबोलिक, क्योंकि देखो ax स्क्वायर, तो स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, साथ में bx c वगैरह भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इसके अंदर बन रहा है ना, प्लस c या प्लस कुछ और वेरिएबल्स भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन कैसी बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बन रहा है यानी कि पैराबोलिक बनेगा।
प्लस वाई की तरफ खुलता हुआ पैराबोला हो सकता है अगर मान लो एक्स स्क्वायर वाली टर्म की कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, इसको समझते हैं ध्यान से। जैसे अपन ने बोला कि भाई y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ग्राफ मुझे बनाना था। ठीक है, तो y, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इस पूरे पार्ट को हटा दूं तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बन रहा है, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म का कोफिशिएंट क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्लस वाई की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बनेगा। यानी अगर a ग्रेटर देन 0 है, मल्टीप्लायर पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब प्लस वाई की तरफ खुलता हुआ पैराबोला। तो a ग्रेटर देन 0 पे ये भी प्लस वाई की तरफ खुलता हुआ पैराबोला है, ये भी और ये भी। अब अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या माइनस बी एक्स जो भी है प्लस सी, मुझे केवल इस कोफिशिएंट से मतलब। ये कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता यानी लेस देन 0 होता तो उस केस में y की वैल्यू नेगेटिव की तरफ खुलता हुआ पैराबोला। ऐसा नहीं बोला मैंने कि y हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि अब इसके साथ कुछ ऐड भी हो रहा है। तो ध्यान से देखो तो इस कर्व में यहाँ y पॉजिटिव भी है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो नेगेटिव की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बनेगा। इसलिए देखो तीनों ग्राफ जो है वो नेगेटिव y की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बन रहा है। ओके, तो ये तो क्लियर है। अब इन तीनों ग्राफ में आपस में क्या अंतर है भाई, ये तो मुझे क्लियर हो गया कि अगर a ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो ऊपर की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बनेगा, a नेगेटिव नंबर आ रहा है तो नीचे की तरफ यानी माइनस वाई की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बनेगा। लेकिन फिर भी तीन ग्राफ अलग अलग क्यों बनाए? तो तीन ग्राफ इसलिए क्योंकि जो x की वैल्यू है, x की डिफरेंट वैल्यू जो थी वो क्या थी, x की डिफरेंट वैल्यू थी कि अगर मैं इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करूं तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी। यानी ये इक्वेशन क्या है y, तो अगर मैं y को 0 के बराबर पुट करूं तो x की क्या क्या वैल्यू आएगी, वो इसके रूट कहलाते हैं, राइट। तो अगर मैं y को 0 के बराबर पुट करूं, y 0 कहां पर होता है ग्राफ के अंदर, y x कर्व के अंदर y की वैल्यू 0 कहां होती है, x एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट पर y कितना होता है, 0। भाई यहां पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। 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 x बढ़ता जा रहा है लेकिन y तो 0 है। तो यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को 0 के बराबर पुट करता हूं तो जो x की वैल्यू आएगी वो कहां पर बताएगी, वो इस एक्सिस पर ये ग्राफ किस किस पॉइंट पर कट करेगा वो वैल्यूज बताएगी। यानी y इक्वल टू 0 जो है x एक्सिस पर कहां कहां पर ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर कहां कहां कट करेगा, यानी y इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स y इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स है। x एक्सिस का मतलब है y इक्वल टू 0, y एक्सिस का मतलब है x इक्वल टू 0, x एक्सिस का क्या मतलब है y इक्वल टू 0, y एक्सिस का क्या मतलब है x इक्वल टू 0। तो मैंने यहां पर y इक्वल टू 0 किया है, यानी x एक्सिस की बात हो रही है। तो x एक्सिस पर x की किन किन वैल्यू पर ये जो पैराबोला है वो टच करने वाला है, या ये पैराबोला जो है वो उसको कट करने वाला है, वो x की वैल्यू आएगी। अब अपन ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके तो दो रूट निकल के आते हैं। दो रूट का मतलब क्या है कि x की दो वैल्यूज आएंगी, x की दो वैल्यूज जहां जब वो y एक्सिस पर टच करेगा या y एक्सिस को कट करेगा तो वो अब इसमें अलग अलग कंडीशन बन सकती है। क्या कंडीशन बन सकती है कि भाई अगर मान लो जो दोनों रूट्स हैं वो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, ठीक है, सपोज करो कि दोनों रूट्स अलग अलग आ रहे हैं, दो डिफरेंट रूट्स हैं, ठीक है, मान लो +2 +4 दो रूट्स आ गए, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो उस केस में ये x की दो वैल्यू यानी 2 और 4 कोई भी नंबर हो सकता है, 2 और 4 पर ये कट करके निकल रहा है, ये कट करके निकल रहा है, ठीक है, 2 और 4 पर। अगर मान लो दोनों इक्वल रूट्स आ जाते हैं, जैसा अपन ने एक एग्जांपल में आया था, मैंने लेके वाला था b² - 4ac की वैल्यू 0 आ गई, b² - 4ac की वैल्यू 0 आ गई, तो अब √0 तो 0 ही होगा, तो यानी दोनों रूट प्लस माइनस में 0 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों रूट सेम आएंगे। अब अगर दोनों रूट सेम आ गए, दोनों इक्वल रूट्स आ गए, तो इसका मतलब x की एक ही वैल्यू है जिस पर ये पॉइंट ये जो है वो टच कर पाएगा, तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो कट नहीं करके उस पॉइंट पर टच करता हुआ ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है। और तीसरा केस तो मैंने बताया कि भाई इमेजिनरी नंबर आ गया, इमेजिनरी मतलब जो है नहीं, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जहां पर y वाला जो कर्व है वो
टच करने वाला है, यानी एक्स एक्सिस पर किसी कोई भी ऐसा पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे, तो इसलिए जो ग्राफ है वो ऊपर से ही निकल गया। ठीक है, तो अगर मान लो कोई रियल रूट नहीं है तो ग्राफ ऊपर से ही निकल जाएगा। इसी तरह से फिर से वही 3, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ए की वैल्यू नेगेटिव मतलब कि ये माइनस ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, बाकी सबको भूल जाओ, आप तो इस पे फोकस करो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कर्व किधर की तरफ आएगा, माइनस वाई एक्सिस की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बनेगा, माइनस वाई एक्सिस की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बनेगा। अब इसमें 3 कंडीशन फिर से आ गई, अगर मान लो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर कट करता हुआ निकलेगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर कट करता हुआ निकल गया भाई साहब। ठीक है, अगर मान लो ये 2 डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं आ गए, सिमिलर रूट्स आ गए, यानी कि दोनों के दोनों बराबर है, 2,2 -2,2 कुछ भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करता हुआ पैराबोला बनेगा। वो इधर भी आ सकता है, उधर भी बन सकता है, ऐसा मत सोचना कि हमेशा ग्राफ इधर ही बनेगा, इधर भी हो सकता है। मान लो वो जो 2 इक्वल रूट्स है वो -2 आ गए, तो यही ग्राफ इधर की तरफ बन जाता। ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ बन जाता, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पर एक पॉइंट को टच करता हुआ पैराबोला बनेगा। अगर इमेजिनरी नंबर आ गया मतलब क्या, वही एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है, कोई ऐसा रियल नंबर अवेलेबल ही नहीं है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती हो, इसलिए ये एक्स एक्सिस पर टच ही नहीं कर रहा। क्लियर हुआ अपन को? ठीक है, ग्राफ से एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको अपन आराम से ट्राई करें पोज करके। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका ग्राफ अपन को बनाना है भाई। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है, क्या करोगे सोचो। पहली चीज क्या चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर कौन है भैया इसमें, 1 +1। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर कौन है, +1। +1 मतलब क्या हुआ, y प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स स्क्वायर, तो मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ, सोचो। प्लस वाई की तरफ खुलता हुआ पैराबोला या माइनस वाई की तरफ खुलता हुआ पैराबोला, सोचो। प्लस वाई की तरफ है ना, तो प्लस वाई की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बनेगा। अब सोचना है कि ये वाई एक्सिस पर यानी एक्स एक्सिस पर किस किस पॉइंट पर टच करने वाला है या किस किस पॉइंट पर कट करने वाला है। तो क्या करें, सोचो। मैं क्या कह रहा हूं, ये y इक्वल टू 0 कर देते, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y बराबर 0 होता है, तो इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो क्या आएगा, सोचो। एक्स स्क्वायर, इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर है ए, इसका 1, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 1। बोलो बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 3। कंपेयर करना आ रहा है अपन को, है ना। एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होती है, इक्वेशन बोलो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। चलो वैल्यू डालो, वैल्यू डालते हैं फटाफट। -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3, क्या समझ में आ रहा है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1। वैल्यू पुट कर पा रहे हैं आराम से। ओके, सोल्व करते हैं, क्या आएगा बोलो। -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 16 माइनस 4 3 जा 12, 16 माइनस 12 कितना हो गया बोलो, 4 अपॉन 2, 4 का अंडर रूट 2, -4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, -4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करो, -2 प्लस माइनस 1, -2 प्लस माइनस 1 कितना हो गया बोलो, 4 में 2 का किया तो 2 आ गया, प्लस माइनस 2 में 2 का किया 1 आ गया, -2 प्लस माइनस 1, प्लस लेंगे -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1, कोमा माइनस लेंगे तो -2 -1 कितना हो गया, -3। ओके, -1 -3 ऐसे दो रूट्स आए हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हैं। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि अगर y की वैल्यू 0 है, यानी एक्स एक्सिस की बात हो रही है, अगर y की वैल्यू 0 है मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो x की किस किस पॉइंट पर ये ग्राफ टच करने वाला है या कट करने वाला है, -1, -3। अब ऑब्वियसली बात है, दो डिफरेंट रूट आए तो कट करेगा पर किधर की तरफ, माइनस एक्स एक्सिस या प्लस एक्स एक्सिस, सोचो। माइनस में आ रहे हैं भाई साहब, तो यानी कि -1 मान लो यहां है तो -3 यहां होगा, यानी जो आपका ग्राफ है वो थोड़ा दूर बना लेते हैं,
तो आपका जो ग्राफ है वो इस पॉइंट को कट करता हुआ बनेगा। ठीक है, इधर की तरफ बन जाएगा। ये जो पॉइंट है वो आपके एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट क्या बता रहा है? ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 और ये पॉइंट क्या बता रहा है? -3। एक्स की वैल्यू -1 और -3 पर कट करता हुआ पैराबोला बन गया। समझ में आया अपन को? पोज करके आराम से सोचे, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अपने को क्लियर है एकदम पक्का? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस का आ रहा है भाई। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर कैसा है? पॉजिटिव नंबर 1। तो मतलब ग्राफ किधर की तरफ खुलता हुआ होगा? प्लस वाई की तरफ खुलता हुआ पैराबोला। प्लस वाई की तरफ खुलता हुआ पैराबोला। अब क्या सोचना है? अपन को सोचना है कि एक्स एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट पर ये कट करेगा या टच करेगा। ठीक है, तो अब क्या करें? कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर पुट कर दो। ठीक है, ए की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू एक्स का मल्टीप्लायर 8, सी की वैल्यू कांस्टेंट 16। ओके, अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन अब तक तो इक्वेशन याद होगी। एक्स इक्वल टू बोलो सब साथ में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा? बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, साथ साथ बोलते रहे ताकि याद हो जाए इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि बाद में फॉर्मूले याद कर रहे हैं अपन, फॉर्मूले सब साथ साथ याद करने हैं अपन को। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। वैल्यू डालो फटाफट, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, डायरेक्ट रख दिया, -4a 1 c 16 होल अपॉन 2 1। हो ये क्या हुआ? 16 4 जा 64, 64 माइनस 64 0, यानी कि अपने पास आया -8 प्लस माइनस 0/2, -8 प्लस माइनस 0/2, प्लस लेंगे तो भी -8, माइनस लोगे तब भी -8, -8/2, यानी इसके दो रूट्स हैं लेकिन को दोनों कैसे हैं? सेम, यानी -4 -4। दो रूट्स हो गए लेकिन दोनों कैसे? सेम। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा? इसका मतलब कट करेगा टच करेगा? सोचो, कट करेगा टच करेगा? कट करने के लिए तो दो पॉइंट्स ये दोनों के दोनों सेम आ रहे अपने, है ना? तो टच करेगा तो वाई एक्स। अब देखो ए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, किधर की तरफ खुलता हुआ पैराबोला बनेगा? प्लस वाई की तरफ, लेकिन टच कहां कर रहा है? -4 पर। -4 मान लो कहीं पर भी आ रहा है तो माइनस में टच करता हुआ पैराबोला, ये हो जाएगा x इक्वल टू -4। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, x इक्वल टू -4 पर टच करता हुआ ऊपर की तरफ खुलता हुआ पैराबोला। तो हम किसी भी इक्वेशन का पैराबोला आप बना सकते हैं आराम से। किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, क्वाड्रेटिक का ही पैराबोला बनेगा, है ना? चाहे भाई एक्स की वैल्यू 0 डाला, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीख चुके हो। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन का ग्राफ आप बना सकते हो। ओके, इसको और ट्राई करें अपन खुद। क्या करें बोलो? इक्वल टू 0 ट्राई कर लिया होगा अब तक। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर करो, ए की वैल्यू बोलो -1, बी की वैल्यू बोलो 7, सी की वैल्यू बोलो -13। ठीक है, कंपेयर करा, ए की जगह -1, बी की जगह 7, सी की जगह -13। अब क्या करें? एक्स की वैल्यू निकालते हैं, -b -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4ac 4 -1 इंटू -13 होल अपॉन 2a -1। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 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 प्लस हो गया 13 4 जा कितना होगा बताओ? 13 4 जा 52 अपॉन
-2। कुछ गड़बड़ हो गई? कुछ नजर आया? 49 माइनस 52 यानी ये कैसा आया? नेगेटिव नंबर। ठीक है, -3 आ गया अंडर रूट के अंदर, -3 मतलब क्या कह सकता हूं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। इसका मतलब क्या एक्स एक्सिस पे टच करेगा? ये एक्स एक्सिस पे टच करेगा क्या? नहीं। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? पहली बात, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर कैसा है? नेगेटिव, मतलब किधर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ खुलता हुआ पैराबोला। किधर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ खुलता हुआ पैराबोला। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये नेगेट नीचे की तरफ, लेकिन बिना टच करा हुआ पैराबोला। ये आपका y वर्सेस x ग्राफ हो जाएगा। बना पाए? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आता है अपने हाइपरबोलिक फंक्शन। अब हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, इनका भी हमें को फिजिक्स में कई जगह पे यूज आएगा। कुछ नहीं है, नाम थोड़ा सा भले ही डरावना है, बहुत आसान है ना। हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है? हाइपरबोलिक फंक्शन है जैसे एग्जांपल y प्रोपोर्शनल टू 1/x, ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। यहाँ पर 2 प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2/x, 3/x, 3.5/x, कुछ भी हो सकता है। तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x हो गया, ये एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं y प्रोपोर्शनल टू 1/x², ये भी एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। अब इनका ग्राफ कैसा होगा? तो इनका ग्राफ भी कुछ कुछ पैराबोला जैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा घुमा हुआ। अब इसमें x की वैल्यू 0 डालोगे तो y कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। y की वैल्यू 0 डालोगे तो x कितना आएगा? नॉट डिफाइंड। मतलब x इक्वल टू 0 पर y डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? ये, यानी इस लाइन को कभी टच करेगा ही नहीं, y वाली एक्सिस को कभी टच करेगा ही नहीं ग्राफ। y इक्वल टू 0 पर x नॉट डिफाइंड आ रहा है, मतलब x एक्सिस को भी कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो ग्राफ बनने वाला है ना तो वो y एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच करने वाला है, ना वो x एक्सिस को किसी पॉइंट पर टच करने वाला है। सिमिलरली इसके केस में भी है, x इक्वल टू 0 पर y इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड, y की वैल्यू 0 पर x नॉट डिफाइंड। ओके, अब इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो y और x एक्सिस पर टच नहीं करेंगे। अब सोचते हैं, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊं तो y के साथ क्या होगा? सोचो, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊं 1 2 3 तो y क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसमें भी देखो x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि इसका जो ग्राफ है x बढ़ने के साथ y कम हो रहा है, लेकिन x एक्सिस पर कभी टच नहीं करेगा। तो ना तो ये y एक्सिस पर टच कर रहा है, ना ये x एक्सिस पर टच कर रहा है। तो जो इसका ग्राफ है वो कैसा आएगा? इस तरह का। ये आपका y वर्सेस x ग्राफ हो गया। अगर मैं y प्रोपोर्शनल टू 1/x² का ग्राफ बनाना चाहूं तो उसका भी वही, इधर भी ना टच करेगा ना इधर भी x बढ़ने पर y घट रहा है। इसका मतलब इसी के जैसा तो ग्राफ आएगा, लेकिन ध्यान से सोचे तो इसके केस में x जैसे आप थोड़ा सा बढ़ाओगे y बहुत तेजी से कम होगा, इसमें x थोड़ा बढ़ाओगे y थोड़ा कम होगा, इसमें x थोड़ा बढ़ाओगे y बहुत ज्यादा कम होगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये मोर स्टीपर, मोर पतला, मतलब एकदम इधर की तरफ झुका हुआ बनेगा। ठीक है, तो इस केस में इसका ग्राफ थोड़ा ऐसा बन जाएगा, y वर्सेस x ग्राफ। इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, यानी ये y एक्सिस और टच x एक्सिस पर इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा झुका हुआ, जीरो की तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ आएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत हमारे यूज आता है जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, स्पेशली जहां अप्रोक्सीमेशन की जरूरत होती है, वहां पर ये बड़े काम आता है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में मेनली क्या है, जो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो तो दो टर्म्स, बाई मतलब दो, ठीक है, दो टर्म्स से बना हुआ है, वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे a प्लस बी हो सकता है, a प्लस बी का क्यूब हो सकता है, 2x माइनस 3 की पावर y की पावर -1 हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, x प्लस 1/y ये भी हो सकता है, ये सब बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब इसकी जनरलाइज इक्वेशन है a प्लस बी की पावर n।
ए की प्लस बी की पावर एन, ए और बी कोई भी नंबर हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो a प्लस बी की पावर n को जब आप सोल्व करोगे तो ये रिलेशन आता है a की पावर n n इंटू ए की पावर n माइनस वन, बी की पावर n n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ऐसे आगे वाली टर्म में आ जाएगा n इंटू n माइनस वन n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे चलता रहेगा ये। लेकिन हमें इस भयानक इक्वेशन से बहुत ज्यादा काम नहीं है, हमें मतलब है इस इक्वेशन से। इसमें सपोज करो मैंने a की वैल्यू 1 डाली, b की वैल्यू x डाली, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ए की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा, x b की जगह x डाल दिया, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें भी यूजुअली हमारे जो फिजिक्स में काम आता है वो है कि x बहुत स्मॉल है। अगर x की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल का मतलब 10% से कम, 1 का 10% कितना होता है 0.1, तो यानी x की वैल्यू 0.1 से कुछ भी कम हो सकती है, 0.01 हो सकती है, 0.02 हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 0.1 से कोई भी वैल्यू कम है तो उस केस में हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी x छोटा होगा उतना ही हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आंसर के करीब आएगा। यहां से जो आंसर निकलने वाला है एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, एक्यूरेट आंसर नहीं होगा, लेकिन एक्यूरेट के बहुत पास होगा। मान लो इसका एक्यूरेट आंसर सपोज करो कि आप एक्यूरेटली निकालते पूरा, है ना, तो उस केस में सपोज करो कि 2.5 आता, तो इससे आ जाएगा 2.49999, मतलब बहुत पास। तो इसका मतलब हम नियर अबाउट से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें एक अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट भी एक्यूरेट के बहुत पास ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 आंसर है और आपका 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, वो बहुत पास आना चाहिए, 4.99999 या 5.0001, तो वो एक्यूरेट के बहुत पास है। तो उसके लिए x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, सपोज करो कि x की वैल्यू मैंने ले ली 0.01, 0.01 मतलब बहुत छोटा हो गया, यानी मैं इसको 10 की पावर -2 बोल सकता हूं। अब 10 की पावर -2 है अगर, अब उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा सोचो, यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर बाद में एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, तो 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर -4, ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। अगर क्यूब आएगा आगे तो वो तो 10 की पावर -6, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो यानी इसके आगे वाली पावर को हम नेग्लेक्ट कर दें तो 1 प्लस एक्स की पावर एन को हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि आगे प्लस में 0.00001 अगर आपने जोड़ भी दिया तो क्या फायदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर आंसर में नहीं आने वाला, और उसके आगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके आगे वाली टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, आगे वाली टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो उस केस में हमारे पास आया 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यानी कुल मिला के हमें याद रखना है कि पावर बीच में आ जाती है, चाहे वो प्लस में पावर हो चाहे माइनस में पावर हो। और बागे क्या लिख देंगे यहां पर, हायर पावर नेग्लेक्टेड, हायर पावर नेग्लेक्टेड, हायर पावर नेग्लेक्टेड। इसके आगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इसकी सबकी पावर अपन ने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दी। ठीक है, अब इस पे जैसे अपन बात करें, इसी तरह से और आके आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, ये भी एक छोटे छोटे टर्म्स है जो हमारे काम आने वाले। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या आ गया, a इंटू ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। अब इसका जो सम आएगा, ठीक है, वो सम क्या है, सीधा टर्म है, a क्या है फर्स्ट टर्म, a प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म में कोई एक डिफरेंस जोड़ दिया, वही डिफरेंस फिर जोड़ता जा रहा है, फिर डिफरेंस जुड़ता चला जा रहा है, तो इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसका सम जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय n बाई 2, फर्स्ट टर्म यहां पर n बाई 2, जितनी भी टर्म्स है डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और फर्स्ट टर्म क्या है a, तो a प्लस n माइनस वन डी इंटू n बाई 2, ये सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है उसका हम फाइनल सम निकालना हमें जरूरत पड़ेगी। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, मेनली इसके तो ज्यादा एग्जांपल हमारे काम नहीं आते, बाइनोमियल के थोड़े काम आते हैं, तो बाइनोमियल के कुछ एग्जांपल्स अपन ऐड कर लेते हैं।
ठीक है, तो हम बाइनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं। बाइनोमियल का एग्जांपल कैसे ले, तो हम ले लेते हैं, सपोज आपने एक इक्वेशन आती है जी की, ठीक है, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। जी की एक इक्वेशन आती है, जी डैश बराबर जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। किसी भी हाइट पर जी की वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इस तरह की आती है, ठीक है। अभी आपके लिए एक फंक्शन है कुल मिला के। अब इसका आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के हेल्प से इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहां पर आपको गिवन है h की वैल्यू मच लेस देन r है, h की वैल्यू r से बहुत छोटी है, h की वैल्यू r से बहुत छोटी है, तो इसका आपको एक्सप्रेशन निकालना है कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा। अब देखो ध्यान से, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, जी डैश इक्वल टू जी, आर स्क्वायर को हम कॉमन लेके बाहर ले लेते हैं, इसमें से भी आर स्क्वायर को कॉमन लो। आर स्क्वायर को कॉमन लेने का मतलब है आर का डिवाइड कर दो, स्क्वायर तो है ही सही, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस और h बाई आर का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर आपने नीचे से भी कॉमन ले लिया और ये दोनों कट गए, ठीक। अब इसको मुझे सोल्व करना है, तो क्या करें, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के लिए h बाई आर, अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये बनेगा 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अब हमने कहा कि h मच लेस देन r है, h मच लेस देन r है, तो h बाई आर मच लेस देन 1 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, और 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर n में x 1 से बहुत छोटा है, तो मैंने क्या कहा था, पावर बीच में आ जाएगी, पावर बीच में आ जाएगी, यानी g मल्टीप्लाइड बाई 1 और -2 इंटू +1 क्या हो गया, माइनस का 2 h बाई आर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा सोल्व करता तो बड़े लफड़े हो जाते, 1 प्लस एक्स की स्क्वायर करता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर उसका 1 में डिवाइड करता, इससे भी वही आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के साथ आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, पर कंडीशन क्या है, h बहुत छोटा होना चाहिए, यानी h बाई आर की वैल्यू मच लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो मैं आपसे कहूं कि 995 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, 995 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो 995 का स्क्वायर, ठीक है, सोच के देखो आप एक बार पोज करके कैसे करोगे। ये किस नंबर के पास में पहुंच रहा है, कोई बड़ा नंबर जिसके पास पहुंच रहा है, हाँ 1000, तो 1000 के पास पहुंच रहा है, 1000 से कितना कम है ये, ओनली 5, 1000 का 1% कितना होता है 10, और ये कितना कम है 5, यानी 1% से कम जा रहा है, और यही हमें चाहिए बस, तो मैं इसको लिखूंगा 1000 माइनस 5 का स्क्वायर, क्लियर है, 1000 माइनस 5 का स्क्वायर। अब क्या करें, अब इसको सोल्व करना है अपन को, ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसमें से 1000 को कॉमन ले लो, 1000 मतलब क्या, 10 की पावर 3, जितने जीरो होते हैं 10 की पावर उतनी होती है, तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यानी 10 की पावर 6, अंदर बचेगा 1 माइनस 5 बाई 1000 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो क्या ये 1 प्लस एक्स की पावर n वाला बन गया, तो इसको मैं 1 प्लस एक्स की होल पावर n, x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, 5 बाई 1000 0.005 आएगा, जो कि 1 से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, और x की हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, यानी पावर बीच में आ जाएगी, तो इस पावर को बीच में डाल दो, तो ये आएगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 1000, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो गया 10, 10 बाई 1000 मतलब 100, 100 माइनस 1 कितना हो गया 99, तो ये 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 99 बाई 1000, तो ये कितना हो जाएगा 99 बाई 1000, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके 99, और ये 1000 से 10 की पावर 3, तो 99 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, आपको निकालना है 995 का स्क्वायर, सॉल्व करें इसको पोज करके, नाइन 995 किसके पास पड़ रहा है सोचो,
कोई बड़ा नंबर, कोई इजी नंबर जिसके पास पड़ रहा है 1000, है ना। 1000 के पास पड़ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1000 -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से मैं 1000 को कॉमन ले लेता हूं क्योंकि मुझे इधर 1 बनाना है 1 + x की पावर n के लिए। तो इसको अप्रोक्सीमेट मेथड से सोल्व करना है, तो इसका मैं 1 बनाना चाहता हूँ, यानी 10 की पावर 3, 1000 मतलब क्या है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 का स्क्वायर बाहर आएगा तो 10 की पावर 6 हो गया। अंदर बचा 1 - 5/1000 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको मैं 1 + x की पावर n से सोल्व कर सकता हूं। यहां पर ध्यान से देखो तो x यानी 5/1000 0.005 बहुत छोटा है 1 से, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। तो मैंने कहा था बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब x 1 से बहुत छोटा हो तो पावर बीच में ले लो और बाकी पावर को नेग्लेक्ट कर दो, तो यह जाएगा 1 - 2 × 5/1000, ठीक। तो ये जाएगा 10 की पावर 6 × 1000 - 10/1000, 1000 - 10 कितना हो गया बताओ 990, तो ये हो गया 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय 990/1000, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.99 और मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6, तो ये कितना आ जाएगा 0.99 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेशन कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, जब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, ओके, क्योंकि हमने हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिया, पर आंसर जो है वो उसके बहुत पास में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं बाइनोमियल पे, आपको सॉल्व करना है 1 + x/1 - x, इसकी वैल्यू सॉल्व करके लानी, पोज करें और ट्राई करें 1 + x/1 - x। अब देखो, तो 1 + x/1 - x में इसको तो मैं 1 + x ही रख देता हूं, ये वैल्यू जो है इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 - x की पावर -1, ऐसा बोल सकता है इसको, ओके। यह आपको गिवन है, ऑब्वियसली x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, x इज मच लेस देन 1, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 + x/1 - x इक्वल टू 1 + x, तो ये है ही सही, ये पावर बीच में आ जाएगी तो ये जाएगा 1 -(-1) × x, यानी ये भी 1 + x हो गया। अब 1 + x × 1 + x, तो क्या मैं इसको 1 + x का होल स्क्वायर बोल सकता हूं, फिर से अगेन 1 + x की पावर n बन रहा है और x बहुत छोटा है 1 से, तो फिर से पावर को बीच में ले आओ, पावर को बीच में लाओगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + 2x, तो जो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 + 2x, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉगरिथम। लॉगरिथम जो है, ठीक है, वो एक फंक्शन है एक तरह का जो अलग अलग जगह पर फिजिक्स में काम आने वाला है। कैसे, तो पहली चीज तो लॉगरिथम का मतलब क्या होता है, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज, कोई भी नंबर है क्या मैं इसको n = a⁴ x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कोई भी नंबर है, ठीक है, वो a कुछ भी हो सकता है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 1, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे 49 है तो 49 को मैं 7 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो कोई भी नंबर है उसको हम अगर a की पावर x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इसमें ध्यान देना a क्या है बेस और x क्या है पावर, a क्या है बेस और x क्या है पावर, तो a इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रियल डिफरेंट देन यूनिटी, यूनिटी के अलावा कोई भी नंबर सकता है क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखो वो 1 ही आएगा, तो a की वैल्यू 1 से अलावा कुछ रखेंगे अपन,
इज कॉल्ड द बेस। ए को क्या बोल रहे हैं, बेस, और एक्स क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। तो जब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज लॉगरिथम, यानी कुछ कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। वो लॉगरिथम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है वो अपन इसमें सीखने वाले हैं। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो log n की वैल्यू, यानी दोनों तरफ मैंने log लिया, तो इस केस में जो a है ये बेस में था, वो log के बेस में चला जाएगा, यानी n पर अगर मैं log बेस a लगाऊं तो वो x की वैल्यू आएगी। यानी ये दोनों रिलेशन अपन को क्लियर होने चाहिए। अगर n इक्वल टू a की पावर x है, यानी a की पावर x को n से बता रहे हो, तो log n बेस a इक्वल टू x होगा। यानी यहां पर जो बेस में था वो log के बेस में चला गया और बाकी दोनों इंटरचेंज होगी, सीधी सी बात। ठीक है, तो log n बेस a बराबर किसके होगा, x के बराबर होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल अगर मैं लूं, कि जैसे अगर मैं बात करूं कि log 1 की वैल्यू निकालते हैं अपन, कोई भी बेस की बात करना, a कोई भी नंबर हो सकता है, log 1 बेस a, ये निकालो जरा। ये कैसे निकालोगे सोचो। तो मैं क्या करूं, इसको x के बराबर मान लेता हूं, बेस की वैल्यू जो भी निकालनी है उसको मैं x के बराबर मान लेता हूं। तो उस केस में मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ध्यान से सोचो, तो इसको मैं इस फॉर्म में ला सकता हूं, जो बेस है वो बेस रहेगा, बाकी दोनों इंटरचेंज हो जाएगी, सिंपल याद रखने की ट्रिक। तो जो बेस है वो बेस रहेगा, नहीं a बेस है, तो इधर आया 1 इक्वल टू इधर बेस, इधर a की पावर x बन जाएगा, यानी बेस a हो गई, पावर x बन गई। log हटेगा, इधर एक्सपोनेंट आ जाएगा, log और एक्सपोनेंट एक दूसरे के एंटी है, तो log हटा, एक्सपोनेंट आ गया, तो 1 इक्वल टू a की पावर x। अब सोच के देखो कि x की क्या वैल्यू हो कि ये वैल्यू 1 आ जाए। a कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4। तो आप सोच सकते हो किसी भी नंबर की पावर जब जीरो होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। किसी भी नंबर की पावर जीरो, चाहे 2 की पावर जीरो करो, 3 की पावर जीरो करो, 4 की पावर जीरो करो, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, यानी कि ये बता रहा है x की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो यानी log 1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है, चाहे बेस कुछ भी होता रहे, 10 बेस हो, e बेस हो, 1 बेस हो, कुछ भी होता रहे, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरह एक और अपन बात करते हैं, अगर मैं बात करूं log a बेस a, यानी कि जिसका log निकाल रहे हैं और जिसके बेस में निकाल रहे हैं दोनों सेम है। अब इसकी वैल्यू निकालने, फिर से इसको x के बराबर पुट कर दो, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको x के बराबर पुट कर दो। अब मैंने क्या कहा था, नंबर और नंबर सेम रहेंगे, पावर्स इधर की तरफ चली जाएगी, तो log हटेगा, एक्सपोनेंट आएगा, इधर a बच जाएगा, इधर a की पावर x बन जाएगा, जो बेस है इधर आके भी बेस ही रहेगा। अब बताओ a की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, x इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी नंबर का बेस सेम हो तो लॉगरिथम उसकी वैल्यू 1 देता है। मतलब कोई भी नंबर है और बेस सेम है तो उसका लॉग हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, log a बेस a की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्या यहां तक बात क्लियर होगी। अब आपकी स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, वो 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने, पोज करें और सॉल्व करें। यहां पर log बेस में आपको दे देता हूं, ये बेस है आपका 1/√3, इसका बेस मैंने दे दिया। ओके, सॉल्व करें। फर्स्ट log 27 बेस 81, इसको मैं x मान लेता हूं, तो log 27 बेस 81 इक्वल टू x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 27 इक्वल टू 81 की पावर x, ऐसा लिख सकता हूं। 27 मतलब क्या, 3 की पावर 3 इक्वल टू 81 मतलब क्या, 3 की पावर 4 होल पावर x। जब भी पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 की पावर 4x। तो 4x इक्वल टू कितना आ गया, 3, 4x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। क्लियर, x इक्वल टू 3/4। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करें। सेकेंड क्वेश्चन में log 100 बेस 10,
log 100 10 बेस, तो उस केस में क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से x मान लेते हैं, यानी कि 100 इक्वल टू 10 की पावर x। 10 की कितनी पावर करूं कि 100 आएगा, 2, तो यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 2। थर्ड पार्ट है log 9 रूट 3 की बेस 1/3, इसको सोल्व करें देखें। log 9 रूट 3 बेस 1/3, तो क्या करेंगे बताओ, वही x मान लेते हैं, तो log 9 रूट 3 बेस 1/3 इक्वल टू x। क्या लिख सकते हैं इसको, 9 रूट 3, 9 रूट 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 प्लस और अंडर रूट को 1/2 बोलते हैं, 2 प्लस 1/2, ये पावर हो गई, इक्वल टू x 1/3 की पावर x, ये हो जाएगा 5/2, यानी 3 की पावर 5/2 इक्वल टू, और ये 3 की पावर माइनस एक्स, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक्स इक्वल टू 5/2, तो x इक्वल टू माइनस का 5/2, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्लियर है, अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं इनको, देख लें एक बार पोज करके। ओके, तो ये दो रिलेशन अपन को याद रखने, एक तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0, और दूसरा log a बेस a, ये कितना आता है हमेशा 1। इस पे बेस क्वेश्चन भी देखते हैं अपन कुछ, जैसे आपको ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार इसको पोज करके आराम से ट्राई करें। चलो अब लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, log sin 30 cos 60, log sin 30 cos 60 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो बेस हो गया 1/2, cos 60 कितना होता है, cos 60 भी 1/2, तो यानी वैल्यू होगी 1/2, तो log 1/2 बेस 1/2। अभी अपन ने पढ़ा था log a बेस a की वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1, तो आंसर क्या आएगा 1। सिमिलरली सेकंड देखो, इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपन ने एग्जांपल ले रखे हैं अलग अलग तरह के। log 3/4 बेस 1.3, 1.3 बार, यानी 1.33333 ऐसे चल रहा है, इसको ये किसकी वैल्यू होती है सोच के देखो, तो 4/3 की वैल्यू 1.33 आती है, यानी कि इसको मैं 4/3 लिख सकता हूं कि पावर -1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log, और पावर -1 है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4, और बेस भी कितना हो गया 3/4, log वैल्यू और बेस सेम है, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा 1। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है log बेस है 5, और अंदर ये पूरा वैल्यू चल रही है, इस पूरी वैल्यू को मैं x मान लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, 5 के फिर रूट में 5, फिर इस तरह से रूट में 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो सबसे पहले तो इस नंबर की वैल्यू को अपन ने x मान लिया और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो √5 √5 उसके अंदर √5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, इसको मैंने x मान लिया। अब सोच के देखो, ये इनफाइनाइट टाइम ऐसे ही मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, तो मैं अगर इनफाइनाइट में से कुछ एक टर्म को कम भी कर दूं तो भी वैल्यू तो इनफाइनाइट ही आनी है, मतलब x ही आनी है। तो यानी कि अगर इस पूरे की वैल्यू x है तो इनफाइनाइट -1 भी तो इनफाइनाइट ही होगा, तो इसका मतलब अगर इसमें से एक टर्म कम भी कर दूं तब भी उसकी वैल्यू x ही आनी है, यानी कि मैंने इसमें से एक टर्म √5 को छोड़ के बाकी सबको मैंने x लिख दिया, क्योंकि इनफाइनाइट बार चल रहा है ऐसा, तो इनफाइनाइट में एक माइनस भी कर दूं, 1 भी माइनस भी कर दूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर तो सेम ही आना है, इनफाइनाइट -1 भी इनफाइनाइट ही होता है। तो यानी इसको एक टर्म को छोड़ के बाकी सबको मैंने x मान लिया, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू x थी, बराबर x। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब अगर x इक्वल टू 5 में यहां पुट कर देता हूं, तो जो मेरा क्वेश्चन होगा वो क्या बन जाएगा, तो मेरे पास क्वेश्चन बन जाएगा log x, इस पूरे की वैल्यू अपन ने x मानी थी, तो log 5 बेस 5, और log 5 बेस 5 फिर से वैल्यू और बेस सेम आ रहे, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, बस केवल यहां पर थोड़ी सी ट्रिक लगी।
क्लियर हुआ? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है बस, और कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं log 10 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय log 10 2 डिग्री, ऐसे चलता चला जाऊं, तो इसमें पहले बताओ बीच में कहीं 10 45 भी आएगा ही, और 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं log 10 45 की वैल्यू बताऊं तो log 1, ठीक है, अगर कोई बेस नहीं होता तो वैसे बेस 10 मानते हैं अपन, ठीक है, log लिख रहा है तो और ln लिख रहा है तो बेस ई मानते हैं। तो log 1 बेस 10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, क्योंकि अपन ने बात है बेस कुछ भी हो log 1 की वैल्यू कितनी आती है? 0। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता रहे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी है? 0। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन था और कुछ नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके? 0। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 log बेस 7x, ठीक है, 7 की पावर में है ये पूरा का पूरा, तो 7 की पावर में है यानी 7 की पावर log x बेस 7। तो पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं, बाकी तो खैर आसान है। तो 7 की पावर log x बेस 7, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैंने कहा था कि ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल को हम log में और log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो इसकी वैल्यू y है, इसकी वैल्यू y है, तो जो एक्सपोनेंट है वो इधर आगे क्या बन जाएगा? log। तो ये हो जाएगा log x बेस 7 इक्वल टू, ये एक्सपोनेंट इधर आके log बन जाएगा, पर बेस बेस ही रहता है मैंने कहा था, ठीक है, तो log बेस 7 y। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है? कंपेयर कर लो, x बराबर कितना आया? y। यानी y की वैल्यू एक्चुअली किसके बराबर आ रही है? x के, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो है वो x के बराबर आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, इक्वेशन को, x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 3x इक्वल प्लस माइनस का 9, यानी x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 3। तो x की वैल्यू बड़े आसान से निकल गई। तो बस मेन सोल्व आपको ये करने में ही दिमाग लगाना था। क्लियर? ये तो मेरे ख्याल से अब हो गया होगा अपने, है ना। log x माइनस 3 बेस 2 इक्वल टू 4, तो क्या करोगे? इस log को इधर आओगे तो पावर बना देंगे, यानी x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 19। x की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट आता है अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? तो जैसा मैंने बताया था लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे से उल्टे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट फंक्शन में हम दो तरह के फंक्शन की बात करते हैं। पहला है y इक्वल टू ई की पावर x या a की पावर x प्लस सी, ठीक है। इसमें हम जानते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो y की वैल्यू बढ़ेगी, यानी इस फंक्शन को हम ग्रोथ फंक्शन भी कहते हैं, ग्रोथ फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 डाल दूं तो x की वैल्यू 0 यानी e की पावर 0, e की पावर 0 यानी 1, किसी भी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो y इक्वल टू आ जाएगा c। यानी जो हमारा ग्राफ है वो प्लस सी से, y की वैल्यू इन्फाइनाइट नहीं बल्कि किसी न किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो y की वैल्यू प्लस सी से स्टार्ट हो रहा है सपोज, ठीक है। यहां पर y की वैल्यू सॉरी e की पावर 0 यानी 1, तो c प्लस 1 से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो c प्लस 1 से ये ग्राफ स्टार्ट हुआ, और हमें पता है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी, तो यानी x के बढ़ने के साथ y की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का आ जाएगा, ऊपर की तरफ ग्रोथ करता हुआ आ जाएगा।
अगर मैं सेकेंड केस लूं y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी में ध्यान से सोचें तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर x प्लस सी, 1 अपॉन ई की पावर x प्लस सी, यानी इस केस में अगर मैं x बढ़ाऊंगा तो y घटेगा, क्योंकि x बढ़ाऊंगा तो ये नंबर बढ़ेगा और 1 अपॉन समथिंग घटेगा, यानी y की वैल्यू कम होगी। y की वैल्यू कम हो रही है इसलिए इसको बोलेंगे डीके फंक्शन। इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो x की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये वैल्यू e की पावर 0 यानी 1 हो जाएगी, तो अगेन y की वैल्यू 1 प्लस सी आ रही है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 प्लस सी आ रही है। तो इस केस में लेकिन ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो ये डीके फंक्शन है, इसका मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, तो 1 प्लस सी से नीचे की तरफ ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से अपने पास है ना दो तरह के फंक्शन हम एक्सपोनेंशियल में पढ़ते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, हमने जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शंस थे उनका एक ब्रीफ आइडिया लिया है। वो आपको क्या करना है, सारे जो लेक्चर है उसको लेक्चर को पूरा दोबारा रिवाइज करना है, जहां जहां मैंने पोज करने को कहा वहां पोज करके और फिर से क्वेश्चन को ट्राई करना है। देखिए अपने को कितने क्वेश्चन फिर से आते हैं और फिर आंसर को चेक करना है। इस तरह से एक बार रिवाइज करना है हर लेक्चर को, है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके आगे का पढ़ेंगे। और आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू।